नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। ये बिहार सफ़र में अगला से अगला पड़ाव है। पटना में आ चुके हैं और राजनीति इस वक्त जो है बिहार की वो अपने चरम पे है, यानी कि बहुत गर्म है। सभी पार्टियों में उथल पुथल मची पड़ी है, वो चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे रालोसपा हो, चाहे जन अधिकार पार्टी हो, और अब एक नई पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी। इसके संस्थापक हैं आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार को आप यूं जानते हैं कि वो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, और लगातार पिछले करीब 5-6 सालों से ब्राह्मण भूमिहार को लेकर के उनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही और भी मुद्दों पे ये अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन अब इन्होंने एक नई पार्टी बना ली है, वो भी तब जब बिहार में चुनाव होने हैं। तो हम भी पहुंच गए इंटरव्यू लेने के लिए, जानने के लिए कि आखिर इनका नज़रिया क्या है बिहार की राजनीति को लेकर। क्या ये जातिगत राजनीति करेंगे, क्या ये ब्राह्मण भूमिहार को लेकर सिर्फ चलने वाली राजनीति करेंगे, या फिर राष्ट्रीय जन जन पार्टी, जो नाम है जन जन पार्टी, उसमें जन होगा भी। इसी को जानने के लिए अब हम सीधे बात करेंगे आशुतोष से। पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत उन्हीं के मुंह से जान लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ करेंगे, पार्टी के बारे में ये बताएंगे। आशुतोष जी। सर, बहुत धन्यवाद। व्यक्तिगत अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम आशुतोष कुमार और हमारा जन्म अरवल ज़िले में हुआ। सोन नदी के किनारे राज खरसाए गांव है। पिछले 22 वर्षों से हम अपने पूरे परिवार के साथ गया शहर में रह रहे हैं। 16 साल 4 महीने की उम्र में हमने भारतीय सेना में बतौर सैनिक हम सेना में भर्ती हो गए। माँ भारती की सेवा हमने 8 वर्ष की। हमें लगा हमारे हिस्से में जितनी सेवा करनी थी हमने की। स्वेच्छा से रिजाइन देकर मैं चला आया और तब से एक सामाजिक संगठन के बैनर तले, जिसका नाम भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन है, हम अपने समाज को संगठित करने का प्रयास किए। जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, सभी समाज का अपना अपना एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसको सामाजिक संगठन कह सकते हैं, जातिगत संगठन भी कह सकते हैं, जिसके बैनर तले लोग अपने अपने समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक या सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। हमारा समाज बिखरा पड़ा था। हमें लगा पहले इसे सहेजने की ज़रूरत है, उसे एक धागे में पिरोने की आवश्यकता है। और इसी मुहिम को लेकर हम लोग लगभग 2200 से अधिक गाँव का दौरा किए, बिहार के 38 जिलों में, झारखंड के कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, और यहाँ तक कि दिल्ली NCR में भी। और विगत 7 नवंबर को वैसे तो लगभग 2000 से अधिक रैली, सभा, सम्मेलन हम लोगों ने इस बैनर तले किया और अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया। लेकिन एक बार बड़े स्तर पर अपने एकता का परिचय देने के लिए हम लोगों ने विगत 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एक सभा का आयोजन किया और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 1.5 लाख से अधिक की संख्या में ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोग 7 नवंबर को बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लोभ, बिना किसी भय, अपने पैसे खर्च करके, खुद से डीजल पेट्रोल तक डलवा कर और उस रैली में शामिल हुए, उस सभा में शामिल हुए, सामाजिक एकता का परिचय दिए। ये तमाम सरकारों को एहसास करवाने का प्रयास किए कि आप हमें महज एक वोट के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हमारा भी एक वोट बैंक है। और यदि जो लोग हमारे वोट को बपौती समझ रहे हैं या मजबूरी समझ रहे हैं, यदि हमारा वोट आपसे या आपकी पार्टी से खिसक जाता है तो आपकी कुर्सी भी आपसे खिसक जाएगी। इस बैनर तले हम लोगों ने उस सभा के माध्यम से अपनी एकता का परिचय दिया। लोगों के बीच से एक बिहार में तीसरे विकल्प की मांग उठने लगी। लोगों को यह एहसास होने लगा, लोगों को यह एहसास होने लग गया कि ये वर्ग इनके साथ में है और अन्य समुदाय के भी लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो हमने विगत 30 मई को राष्ट्रीय जनजन पार्टी के रूप में एक बिहार को एक विकल्प भी दिया, राजनीतिक विकल्प।
और इसके पीछे उद्देश्य साफ है कि बिहार के लोग अब अगड़ा, दलित, हिंदू, मुस्लिम और मंडल कमंडल की राजनीति से ऊब चुके हैं। बिहार के युवा मुस्कुराना चाहते हैं। अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि बिहार का युवा अपने जीवन में बस एक बार ही मुस्कुराता है, जब वो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाता है। उसके अलावा जीवन भर वो कभी मुस्कुरा नहीं पाता, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि उसको यदि अच्छी शिक्षा चाहिए तो उसे कभी कोटा, कभी पंजाब, कभी दिल्ली, कभी मुंबई जाना होता है। उसे यदि अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद रोजगार चाहिए तो भी अन्य राज्यों में भटकना पड़ता है। हमारी दुर्भाग्य यह है कि जो बिहार कभी विश्व के शिक्षा जगत का केंद्र हुआ करता था, यहाँ चीन के एक दार्शनिक को नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए 10 वर्षों तक चीन में संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ी थी। जो पाटलिपुत्रा कभी विश्व के व्यापार का केंद्र हुआ करता था, आज उस पाटलिपुत्रा की स्थिति है कि 24 घंटे यदि बारिश हो जाए तो पटना के हर एक गली में नाव चलाने की स्थिति हो जाती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बिहार सबसे युवा राज्य है। यहाँ 6 करोड़ से अधिक युवाओं की आबादी है। बिहार कर्मठी राज्य है। बिहार के लोग गुजरात जाकर गुजरात को पूरी दुनिया में गुजरात मॉडल के रूप में पेश करवा दिए। पंजाब जाकर पंजाब को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़े कर दिए। देश की राजधानी दिल्ली बिहारियों की वजह से चल रही है। जिसको इकोनॉमिकल कैपिटल बोला जाता है मुंबई, वो भी बिहारियों की वजह से चल रहा है। और आज ये बिहार की दुर्दशा है कि बिहार के लोग अन्य राज्य में जाते हैं तो अन्य राज्य वाले पूछते हैं आप कहाँ से हो भैया, तो बताने में वो संकोच करता है कि बिहार से बोलें या मध्य प्रदेश वाला बोल दें, छत्तीसगढ़ वाला बोल दें या राजस्थान वाला बोल दें। क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं, हम बिहारी बोल दें तो हमें वो नीच नज़रों से देखने लग जाए, हमें वो हे दृष्टि से देखने लग जाए। तो आखिर हमारा जो बिहार का इतिहास था, प्राचीनतम इतिहास, गौरवशाली इतिहास, उसको धूमिल किसने किया और उसके पीछे कारण क्या है? जब तक इसके मूल में हम नहीं जाएंगे तब तक वापस अपना खोया हुआ स्वाभिमान हम नहीं लौटा सकते। इसी उद्देश्य से हमने राष्ट्रीय जनजन पार्टी का गठन किया और बिहार को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प देने के कवायद में हम लोग लगे हुए हैं। आपने कहा कि आप एक मजबूत विकल्प देंगे, लेकिन वो कैसा विकल्प होगा? क्योंकि आपका जो परिचय है वो ब्राह्मण भूमिहार से आता है, क्योंकि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। तो जो बाकी जातियां हैं वो आपको एक्सेप्ट करेंगी भी तो कैसे? उनके लिए क्या प्लान लेके आए हैं आप जिससे आपकी पार्टी को वो लोग एक्सेप्ट करें? क्या सिर्फ जनजन पार्टी हो जाने से वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे? सर देखिए, वो एक सामाजिक संगठन जिसके बैनर तले लोग अपने समाज के उत्थान की बात कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे जब तक उस संगठन का अस्तित्व बचेगा। जैसे ही हम पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले आते हैं या पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ जाति का कोई मायने नहीं हो जाता है, वहाँ धर्म का कोई मायने नहीं रखता। वहाँ आपका सोच, आपकी विचारधारा क्या है, लोग उससे जुड़ते हैं। और यदि हमारे परिचय की बात यदि कर रहे हैं तो परिचय नीतीश जी का भी यही था कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कुर्मी चेतना फ्रंट के बैनर तले आयोजित होने वाले सभा के से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो क्या आज उनके जनता दल यूनाइटेड में केवल कुर्मी है? क्या उनकी पहचान केवल कुर्मी की है? ऐसा नहीं है। हर जाति का एक संगठन है। और जहाँ तक आप जातिवाद की बात कर रहे हैं या जाति से हमारी पहचान की बात कर रहे हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री जब लाल किला से अपने आप को अति पिछड़ा और तेली का बेटा कह सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जातिवाद से भारत की राजनीति कितना अछूत है। ये इस लोकतंत्र की विडंबना है कि इसकी नींव रखी गई है जाति के इर्द गिर्द में। हम जिस जाति से हैं हम इसे नकार नहीं सकते, लेकिन यदि हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं तो केवल एक जाति से बदलाव नहीं आएगा। और दूसरे वर्ग के लोग हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे या हम पर विश्वास क्यों करेंगे? तो ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी या किसी भी लीडर के पास में
कोई ऐसा आज तक टैबलेट नहीं बना, किसी फार्मा कंपनी वालों ने नहीं बनाया कि आप घोल कर पिला दीजिए और वो आप पर विश्वास करने लग जाए। उसके लिए काम करना होता है, उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है और उनकी समस्याओं के साथ में आपको खड़ा रहना पड़ता है और बड़ा समय लगता है लोगों का विश्वास हासिल करने में। पिछले लॉकडाउन इस कोरोना महामारी की यदि बात करें तो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले ही गया के विभिन्न क्षेत्रों में, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर और दिल्ली एनसीआर में 50,000 से अधिक घरों में हम लोगों ने राशन पहुंचाया है और जिन्हें पहुंचाया है 99% लोग दलित थे। हम समझते हैं आज भी हमारे पास 2 कट्ठा ही सही, 2 बीघा ही सही, लेकिन ज़मीन है। 2 महीने लॉकडाउन रह जाएगा तो ऐसा नहीं कि हमें खाने के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी तमाम पार्टियां दलित तुष्टीकरण की ही राजनीति कर रही हैं। बावजूद इसके इस देश के 85% लगभग दलितों की स्थिति ऐसी है कि वो जिस दिन कमाएंगे उसी दिन उनका चूल्हा जलेगा, जिस दिन नहीं कमाएंगे उस दिन उनको बच्चों के साथ में भूखा सोना पड़ेगा। तो 2 महीने वैसी स्थिति में जब वो काम नहीं कर रहे तो उनके घर का चूल्हा कैसे जल रहा है? तो हमने उनकी समस्याओं को देखा। हम स्वयं 2 महीने बगैर परवाह किए, बहुत लोग जो सत्ता में बैठे हैं, बहुत लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, कोरोना के डर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने ये चिंता नहीं करी कि जिन वंचितों, शोषितों और दलितों के बदौलत हम सत्ता में बैठे या आज विपक्ष की भूमिका में हैं, वो आज स्थिति में मर रहे हैं। जो बिहार से लेकर केंद्र तक की सत्ता में बैठे हैं, जिनके लोग आज घर घर जाकर चिट्ठियां बांट रहे हैं, वो लोग जब लॉकडाउन था तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से उनके नेता लोग परहेज करते थे, कहीं कोई हमारा वोटर ये सवाल न कर दे कि नेताजी आपकी प्रजा भूखे मर रही है, उनको आप राशन मुहैया क्यों नहीं करवा रहे। और आज वो घर घर जाकर चिट्ठियां बांट रहे हैं। आज वो 77,000 LCD लगाकर वर्चुअल रैली करते हैं। अभी ज़रूरत थी बिहार जैसे राज्य में जहां 40 लाख कामगार मजदूर, जिसको इन्होंने प्रवासी की संज्ञा दे दी है। प्रवासी तो तब थे ना जब वो मुंबई में रहकर काम कर रहे थे, तो मुंबई वालों के लिए प्रवासी थे। दिल्ली में रह रहे थे तो दिल्ली वालों के लिए वो प्रवासी थे। लेकिन यदि बिहार में आ गए तो बिहार में प्रवासी कैसे हैं? वो तो बिहारी हैं और वो अन्य राज्यों से आए हुए हैं। अभी पूरा लॉकडाउन ओपन कर दिया गया, मार्केट खुल गया, सब्जी मंडी खुला है, मछली बाजार खुला है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुले हैं। सड़कों पर जाकर देखिए किस तरह से लोग घूमे। आपके पास जांच किट नहीं है, स्क्रीनिंग मशीन नहीं है। आप जो दावे पेश कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं मीडिया में, डॉक्टरों का कहना है कि उसके 4 गुना अधिक मरीज सड़कों पर घूम रहे हैं, जिन्हें खुद नहीं पता कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसी स्थिति में चाहिए था कि 2 महीने तक बिहार जैसे राज्य में, जहां आबादी भी बहुत है, जहां शिक्षा का स्तर बहुत निचले स्तर पर है, जहां लिटरेसी रेट बहुत कम है, जहां अवेयरनेस कम है, वैसे राज्यों में सख्ती के साथ 2 महीना और लॉकडाउन का पालन करवाइए। और 77,000 जो आपने LCD लगवाया, उस पैसे का उपयोग करके आप चाहते तो यहाँ के उन मजदूरों के घर घर 2 महीने तक राशन भिजवा सकते थे, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, वो भी लॉकडाउन का पालन करते। लेकिन आपने लॉकडाउन खोल दिया। आपको चुनाव जीतने के लिए जो जो संसाधन उपलब्ध करवाने हैं आप उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन उनके लिए आपके पास कोई विज़न, कोई सोच नहीं है। जो इस कोरोना महामारी में कैसे जिए हैं, किस जुगत में, किस परिस्थिति में रहे हैं, कभी आपने उनकी परिस्थिति को जानने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो ये हम और आगे बढ़ेंगे दूसरे सवालों के साथ। आप पे आरोप है, दूसरी विपक्ष पार्टियों के लोगों का आरोप है कि आप NDA का वोट काटने के लिए आए हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण भूमिहार का वोट नहीं मिलने वाला है वो आशुतोष काटने की कोशिश करेंगे, हालांकि ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। इस पे आपकी टिप्पणी क्या है? सर, हम किसी का वोट क्यों काटेंगे? हम अपने ताकत का एहसास करवाने आए हैं। और वोट कौन लोग समझ रहे हैं कि हमारा वोट काटेगा? हम आपके बंधुआ मजदूर हैं क्या? हमने आपसे एग्रीमेंट किया है क्या? लोग समझते थे कि कभी हम कांग्रेस के बंधुआ मजदूर हैं,
लोग समझते थे कि कभी हम उनके साथ में हमने एग्रीमेंट किया है, और जिसके साथ में भी रहे बहुत मजबूती से रहे। और आज जो लोग समझ रहे हैं कि हम उनका वोट काटने आए हैं, उन्हें पहले ये समझना चाहिए कि जिस समाज के बदौलत आप बिहार से लेकर केंद्र की सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस समाज के बदौलत आप तमाम रैली, सभा और सम्मेलनों को सफल बनवाते हैं, उसी समाज की जिम्मेवारी होती है आपके सभा सम्मेलनों में टेंट समियाना और पंडाल लगाने का। उसी समाज की जवाबदेही होती है आपके सम्मेलनों में भीड़ जुटवाने का, भोजन व्यवस्था कराने का। उसी समाज के लोग पत्रकारिता में भी हैं, सोशल मीडिया भी आपके हैंडल कर रहे हैं, आपके लिए चुनावी माहौल भी तैयार करते हैं, चाहे वो चाय के दुकान पर या पान की गुमटी पर, अपने जेब से पैसे खर्च करके जाड़ा, गर्मी और बरसात में आपके लिए वोटर और कार्यकर्ता तैयार करते हैं। आपके लिए चुनावी बूथों पर वही समाज के लोग लाठी गोली खाते भी हैं और चलाते भी हैं, और बावजूद इसके चुनावी घोषणा पत्र में उस समाज के गरीबों के लिए एक भी एजेंडा आप नहीं लाते हैं। तो आखिर बिना शर्त का समर्थन आपको क्यों दिया जाए? कोई एक कारण होना चाहिए आपको समर्थन देने का। अब हमने ये चिंता करना छोड़ दिया है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार गिरेगी, किसे फ़ायदा होगा और किसे नुकसान होगा। अब हम लोग इस राह पर चल रहे हैं कि भाई आप दलितों की भी बात कीजिए, आप पिछड़ों की भी बात कीजिए, आप अल्पसंख्यकों की भी बात कीजिए, चूँकि इस देश के संसाधनों पर जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार उनका भी है। लेकिन साथ साथ आप यह भी मानिए कि सामान्य वर्ग में भी जो पैदा लेता है वो गरीब हो सकता है, और उसके लिए भी आपके एजेंडों में स्थान होना चाहिए। और यदि स्थान नहीं है तो हम ये चिंता करना छोड़ दिए हैं कि आपको नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। अब जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। इस नीति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।